गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेट सिलेक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, आज से हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स 2021 को शुरू करने चल रहे हैं। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, आप जैसे कि जानते ही हैं कि करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स तो पूछी ही जा रही है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न है। तो आज जैसे कि पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ डिटेलिंग आप लोगों को पता हो इसके बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने स्तर तक पढ़ना है, ताकि आपका वो प्रश्न गलत ना हो, है ना। क्योंकि यही एक गेम चेंजिंग वाला सेगमेंट आप कह सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी विषय तो बाकी बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से आपका स्कोर जो है अप और डाउन हो जाता है। टाइमिंग सबसे पहले आप नोट कर लें। सुबह 7 बजे से ये क्लास आप लोगों के लिए असाइन की गई है, ठीक है। ये लाइव सेशन रहेगा और इस करंट अफेयर के सेगमेंट को हम लोग दो तरीके से कवर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, चाहे तो नोट कर सकते हैं। दो तरीके से इस सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट हमने उठाया, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी, यानी वहां से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हमें ध्यान से समझते हुए चलना है। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो तरीका रहेगा हमारा इसमें, वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के रूप में प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। यानी अगर केवल हम एमसीक्यू के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो फिर तो आपका वही पर्टिकुलर क्वेश्चन ही तैयार होगा। यू नेवर नो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर हमने सब्जेक्टिव के बारे में समझा होता, तो अगर वहां से वो प्रश्न नहीं आया जो हमने तैयार किया था, यानी कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया, तब आप उसका आंसर करने की स्थिति में रहेंगे। क्लियर है जी। अब करंट अफेयर जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। अब ये है क्या, जरा यहाँ पे समझिए कि जो करंट अफेयर है, जैसे आप देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है, क्या कोई खेल से संबंधित भी चर्चा में है, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्सन इन न्यूज, कोई व्यक्ति चर्चा में चल रहा है, या कोई समिट या कोई सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस है, और कुछ विविध मामले जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब एक पॉइंट ये समझिए कि ये आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर देखने को आ रही है। और आप चाहे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो पेट की परीक्षा है, लेखपाल है, पुलिस, बैंक आदि, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 9910180542। प्रयास कीजिएगा आप लोग इस पे व्हाट्सएप ही करें, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि छात्र जब कॉल करते हैं तो हम नहीं जवाब दे पाते हैं, कई बार कॉल क्लासेस वगैरह में व्यस्त रहते हैं। बट डोंट वरी, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया हूँ तो मैं आपको कॉल बैक जरूर कर लूंगा, बट आप प्रयास करें कि आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो करंट अफेयर के अंतर्गत हमें कैसे तैयार करना है, पहले वो समझिए जरा। यहाँ पे टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, सुबह 7 बजे का है। सुबह 7 बजे जब आप लोग सो के उठ रहे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। इसको बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाइए। जिस तरीके से मैं क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, उसको आप लोग कंप्लीट बनाते हुए चलिएगा। अब जरा एक चीज समझिए कि हम लोग ये तो जान गए कि भाई करंट अफेयर में एक तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, खेल, इन सभी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों का एक पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो कि करंट अफेयर्स का मामला, ये करंट अफेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है गाइस। करंट अफेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। करंट अफेयर्स का मतलब है कि समसामयिक, मतलब कि अभी चर्चा में जो जो चीजें चल रही हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों के मन में ये रहता है कि 6 महीने पुरानी करंट अफेयर तैयार कर लूं या 1 साल की करंट अफेयर तैयार कर लूं। तो हम जो इसमें लेके चलेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2021 से जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जनवरी 2021 से। अब प्रश्न ये है कि 6 महीने पुरानी करी जाए या पूरे साल की जाए। तो अभी गाइज जैसे कि अगस्त चल रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जनवरी 2021 से आप लोग फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि वहां से आप चैन को पकड़ते हुए चलेंगे कि अच्छा क्या क्या चीजें इनिशियली स्टेज में चल रही हैं, ठीक है। अब एक चीज समझें कि सबसे पहला पॉइंट जो है आपके सामने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, देखिए ये दो शब्द यहाँ पे मिल गए आपको, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। कौन से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय? जिनका संबंध कहीं ना कहीं इतिहास से है। भारत का इतिहास,
जहाँ पे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो आपका प्रॉपर एक सब्जेक्ट हो गया है ना, यहाँ पे मैं इसको 1 मार्क कर दे रहा हूँ। टोटल आपके 5 ही सब्जेक्ट हैं गाइस, उन्हीं 5 के करंट अफेयर देखने को मिलते हैं बार बार। तो भारत का जो इतिहास है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि इतिहास का करंट अफेयर से क्या लेना देना है। तो जो चीजें आप लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, अगर वहां से संबंधित कोई मामला चर्चा में है, फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता जो है, अभी उसके उत्खनन किए गए, मतलब खनन किया गया और कई सारी चीजें भी चर्चा में आई, तो अब करंट अफेयर से वो रिलेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल चौरा चौरी कांड, 100 वर्ष पूरे हो गए, है ना। इसी तरीके से यानी किसी के 100 वर्ष 50 वर्ष पूरे हो गए, 70-80 वर्ष पूरे हो गए, तो वो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो आप 3 ही सेगमेंट पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और अंततः आप लोग देखते हैं इसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है जी। लेकिन इनके संदर्भ में कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में देखने को आ रहे हैं। तो यानी ये सेगमेंट जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये पहला पॉइंट तो आप लोग क्लियर रखें। ठीक है जी। तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री। नेक्स्ट की अगर बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, जहां पे भारत एवं विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी यहां से यानी आपका ज्योग्राफी सेगमेंट की बात हो रही है, जहां पे आप लोग भारत और विश्व के भूगोल के बारे में चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। अब उसके संदर्भ में क्या क्या चीजें चर्चा में चल रही हैं, यानी ध्यान से समझिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं कौन सी जिनका संबंध इतिहास से है, और जो इतिहास है उसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, ये चीजें आपको जाननी होंगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद समझिए, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका। तीसरा सब्जेक्ट भारतीय राजतंत्र, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इंडियन पॉलिटी, है ना, भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों एवं इनसे संबंधित मुद्दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गाइस, ये तीसरा सब्जेक्ट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, जिसका संबंध आप देखते हैं भारत की जो सरकार है, जो 3 सेगमेंट पे बटी हुई है, कार्यपालिका, और जो आप देखते हैं विधायिका, है ना, और आपका न्यायपालिका, ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर चर्चा में रहती ही हैं। और इस सेगमेंट से जो केस स्टडी है ना, उनको हम लोगों को समझते हुए चलना है, ताकि एक भी पॉइंट यहाँ से हमारा स्किप ना हो। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 127th अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और भी संवैधानिक रूप से क्या क्या चीजें चर्चा में हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट जो है आपका इकोनॉमी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। तो ये मैं चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे मार्क कर रहा हूं आपके लिए, फोर्थ। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इकोनॉमी, ये सीधा सीधा संबंध हो रहा है इससे। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो बात है वो ये है कि भारत जो देश है उसके पड़ोसी देश के साथ क्या रिलेशन है, और जो अन्य पड़ोसी देश नहीं है उनके साथ क्या रिलेशन है, जैसे वो चर्चा में रहते हैं, है ना। अभी हम बात करेंगे जैसे धीरे धीरे सेगमेंट आगे बढ़ेगा, बट मैं चाहूंगा कि आज पहले दिन की क्लास है तो आपका एक ओवरव्यू पूरा क्लियर है कि हम आगे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये सेगमेंट में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अब आप लोग इसमें अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या चीजें चर्चा में है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था विकास से ही संबंधित है। अगर आपका विकास हो रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी सही है, उस हिसाब से हमें सारी चीजों को समझते हुए चलना होगा। और जो फिफ्थ सेगमेंट रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे मैं इसको फिफ्थ नंबर मेंशन कर रहा हूँ। ये फिफ्थ क्या है, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं आपके मेजरली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। ये जितना जनरल लिखा हुआ है उतना जनरल है नहीं, बट फिर भी इसके साथ में जनरल साइंस के साथ में आप साइंस एंड टेक ये जरूर मेंशन करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं साइंस एंड टेक, है ना। तो यहाँ से जो जो चीजें चर्चा में है करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोगों को देखनी है। ये 5 मेजरली सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद मिसलेनियस हम लोग देखेंगे, समिट, सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी हैं, कोई व्यक्ति, पर्सन इन न्यूज, कोई चर्चा में चल रहा है, या कोई स्पोर्ट्स, जैसे अभी आप लोग परिचित हैं ओलंपिक अभी समाप्त हुआ है रिसेंटली,
तो वहां से और भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब एक पॉइंट और आपके मन में आ रहा होगा, हो सकता है कि भाई पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, गाइस ये ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, तो हम लोग इसको ज्योग्राफी के संदर्भ में ही बात करते हुए फिनिश करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से समझ लें कि जो हम करंट अफेयर लेके चलेंगे वो इन्हीं सब्जेक्ट से संबंधित होगी। इन सब्जेक्ट के बाहर कोई भी करंट अफेयर, जाहिर सी बात है गाइस, सब्जेक्ट ही यही है और उसके बाद फिर बचता ही क्या है ना। उसके बाद बस एक ही चीज बचती है कि आपको चीजें अच्छे से समझते हुए चलना है। और करंट अफेयर क्यों पूछी जा रही है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। एग्जाम में क्यों पूछा जा रहा है बार बार इसके बारे में। जो भर्ती बोर्ड है, जो आपका कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो यही चाहता है कि वही कैंडिडेट हमारे पास आए जिसको ये जानकारी हो कि उसके आसपास चल क्या रहा है। आसपास इन द सेंस आपके पड़ोस में नहीं, देश में क्या चल रहा है, और देश के संदर्भ में जो उसके पड़ोसी देश हैं, सहयोगी देश हैं, उनके संदर्भ में क्या क्या चीजें चल रही हैं। जैसे एक चर्चा में बहुत पॉइंट चल रहा है अफगानिस्तान, है ना, तो उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं चाहूंगा आप लोग स्ट्रैटेजी समझें कि किस तरीके से हम लोग लेके चलने वाले हैं और क्या क्या चीजों को हम लोग समझना है और कैसे हम लोगों को चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट, रटना नहीं है, आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। रटना मना है गाइस, रटना नहीं है आप लोगों को। और आज के इस सेक्शन में हम लोग 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, मात्र 5 पॉइंट, और ये पॉइंट आगे आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं पहले दिन की क्लास में एटलीस्ट 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, और जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिएगा, मुझसे तो नहीं, अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा कि ये जो 5 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर यहां से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया तो आप उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव, ये टर्म सुन रहे हैं आप लोग, है ना। इसके बारे में हम लोगों को समझना है कि आखिरकार ये अमृत महोत्सव है क्या, है ना। क्यों बार बार इसके बारे में चर्चा की जा रही है, क्यों बार बार ये हर जगह देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड, इसकी पहली शिखर बैठक हुई है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वाड क्या है, वही क्वाड्रिलेटरल जो आप जानते हैं, चतुर्भुज, यानी 4 देश इसमें शामिल हैं, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। उसके बाद देखें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, है ना। तो मैंने प्रयास किया है कि हर सेगमेंट से एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए चलें, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, है ना, या आपका पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हो। 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में ये पॉइंट्स की संख्या बढ़ती रहेगी, तो आप उस हिसाब से आपका स्टैमिना बढ़ता रहे, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021, अब यहां से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद 4th पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की, जो प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी जी, उनकी बांग्लादेश की यात्रा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस यात्रा के संदर्भ में क्या क्या चीजें रही, यात्रा यहाँ की क्यों की गई, है ना, उन सब के बारे में हमको लोगों को बात करनी है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद देखिए पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पीलीभीत, आपको अगर नहीं जान रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसके संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने है, आजादी का अमृत महोत्सव, पहला हेडलाइन दे दीजिएगा, और जो आप कॉपी बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, 2021 मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, 7 बजे का टाइम मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। उसके साथ में सुबह जब आप सो के उठ रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं सुबह के दैनिक कार्य, उसके बाद चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जाइए और शुरुआत कीजिए करंट अफेयर से ही, ठीक है। तो अब ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके संदर्भ में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैं एक एक पॉइंट आपके सामने लिखूंगा, उसको समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि जो भारत देश, जो अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये 75th यानी 75वां वर्ष रहा स्वतंत्र होने का भारत के लिए, है ना। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 सप्ताह का क्या है, 75 वीक्स का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। लेकिन ये कब किया गया, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो पहला पॉइंट इसमें बना के मेंशन कीजिएगा, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा आप लोग, अमृत महोत्सव, आप लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव हेडिंग दे दी है। सबसे पहला पॉइंट 12 मार्च 2021, ठीक है, 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हो रही है और समाप्त कब होगा? समाप्त होगा 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023 को ये समाप्त होगा। पहला पॉइंट यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये शुरू कब हुआ अमृत महोत्सव, तो 12 मार्च 2021 को, और समाप्त कब होगा? 15 अगस्त 2023 को, यानी 75 वीक्स का यहां पे इन्होंने लक्ष्य ये रखा है, 75 सप्ताह का। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज समझिए कि भाई ये जो 12 मार्च को शुरू हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव, 12 मार्च को ही क्यों हुआ है? क्या कोई लिंक है इसके पीछे? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि 12 मार्च 1930 को, देखिए ये 12 मार्च का क्या कंसेप्ट है जरा यहां पे समझें कि 12 मार्च 1930 को कुछ तो हुआ था। लिखेंगे इसमें कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं याद रख पाएंगे। नमक सत्याग्रह की शुरुआत और कहां से की गई थी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, साबरमती आश्रम से की गई थी, है ना? कहां से की गई थी? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से की गई थी इसकी शुरुआत, यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो नमक सत्याग्रह है, आप जानते हैं नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई है दांडी मार्च के रूप में की गई थी, ये आप लोग जान ही रहे हैं, दांडी मार्च। ठीक है, 12 मार्च 2021 को साबरमती से ही साबरमती आश्रम से ही 12 मार्च 2021 को मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई, है ना? किसकी शुरुआत? आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से। ठीक है जी, और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है शुरू कब हो रहा है? 12 मार्च 2021, समाप्त कब होगा? 15 अगस्त 2023। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो अमृत महोत्सव है ये बेसिकली 5 स्तंभों पे टिका होगा। जो आजादी का जो अमृत महोत्सव है ये किस पे टिका होगा? 5 स्तंभों पे, 5 स्तंभ रहेंगे जिसमें मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान रखें। जैसे इंडिया #75, आप सुन रहे होंगे ये चीज, इंडिया #75। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद आइडियाज एट 75, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, अचीवमेंट एट 75, और रिजॉल्व्स एट 75, और रिजॉल्व्स एट 75। ठीक है जी, तो ये 5 स्तंभ पे है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। आजादी का जो अमृत महोत्सव है इन्हीं 5 पॉइंटों पे ये टिका हुआ है, जहां पे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम 75 यानी आइडियाज एट 75 पर विचार, अचीवमेंट्स एट 75 इस पे जो उपलब्धियां होंगी, और संकल्प यानी रिजॉल्व एट 75, ये 5 स्तंभ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज समझिए कि जो 15 अगस्त इस बार मनाया गया, 15 अगस्त 2021 जो इस बार सेलिब्रेट हुआ, यहां पे मैं चाहूंगा कि आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ध्यान रखेंगे। वो क्या है कि इस बार इसका विषय क्या था, इस बार इसका थीम क्या था? वो था राष्ट्रीय प्रथम, मेंशन कीजिएगा, राष्ट्रीय प्रथम, सदैव प्रथम, राष्ट्रीय प्रथम और सदैव प्रथम। ठीक है जी।
उम्मीद करता हूं ध्यान रख पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसमें एक व्यापक समिति का भी गठन किया गया है। एक काम और क्या किया गया है, व्यापक समिति का, आप पॉइंट बना के नोट कीजिएगा, व्यापक समिति का गठन भी किया गया है। एक व्यापक समिति का गठन किया गया है जिसमें 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। 259 हस्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे आप ध्यान रखेंगे, सारे तो 259 याद नहीं रखने, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक तो जो पूर्व राष्ट्रपति रही हमारे देश की श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनका नाम ध्यान रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूंगा मुख्य न्यायाधीश, इनको भी शामिल किया गया है, मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जानते हैं आप लोग, ओम बिरला जी हैं, है ना। उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं केंद्रीय मंत्री। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्या हैं, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है। उम्मीद करो राइटिंग समझ में आ रही होगी, मैं बोल भी रहा हूं, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं इतने पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, जो आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला पॉइंट, शुरुआत कब हो रही है और समाप्त कब होगा, ठीक है। शुरुआत इसी दिन क्यों हुई, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के रूप में शुरू किया गया, कहां से, साबरमती आश्रम से। और 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से ही मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत करने की घोषणा भी की, ठीक है। अब 5 स्तंभों पर टिका हुआ है, इंडिया #75, फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75, रिजॉल्व्स एट 75। उसके साथ में 15 अगस्त 2021 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसका विषय आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ठीक है। और एक व्यापक समिति का गठन किया गया जिसमें 259 हस्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। उम्मीद करता हूं यहां से अगर आपके पास कोई प्रश्न बना तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, इतने पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला मामला है क्वाड। अब आखिरकार ये क्वाड है क्या, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा इस कि जो भी हम ये करंट अफेयर वाला मामला कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो आपका द हिंदू हो, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है ना। और चाहे कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप देख रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइव मिंट है, बिजनेस लाइन्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और बिजनेस स्टैंडर्ड, डेली न्यूज एनालिसिस या पीआईबी, या कोई भी और जो अन्य जहाँ पे सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, वहाँ से ये सारे पॉइंट मैं कवर करने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को करंट अफेयर को लेके एक निश्चितता रह जाए कि हाँ यहाँ से आपका बढ़िया होने वाला है, ठीक है। आइए वापस, क्वाड की पहली शिखर बैठक हुई है। अब जरा एक चीज समझिए, अब ये क्वाड है क्या, क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्वाड का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है जी। क्वाड की फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हिंदी में अगर बोले तो चतुर्भुज गठबंधन क्वाड, चतुर्भुज गठबंधन, है ना। तो अब ये बना किस किस से, जरा एक चीज समझिए। अभी आप लोगों ने देखा कि 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई, और 12 मार्च 2021 को ही पहली बैठक हो रही है गाइस। ये पहली बैठक कब हो रही है, पहली बैठक इनकी कब हो रही है, ये हो रही है 12 मार्च 2021। तो उम्मीद करता हूं याद रखना आसान रहेगा, आजादी का अमृत महोत्सव क्वाड की पहली बैठक कब है, 12 मार्च 2021, याद रख पाएंगे। अच्छा साहब, पहला पॉइंट। अब क्वाड यानी चतुर्भुज यानी 4 देश की बात हो रही है, तो 4 देश हैं कौन कौन से, पहला पॉइंट यहां पे नोट कर लेंगे। ये देश आप जानते हैं कौन है, अमेरिका, ठीक है। ये देश आप लोग जानते हैं, ये देश आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, और भारत, और यहां पे आप देख पा रहे हैं जापान। ठीक है जी, तो 4 देश हैं। ये क्वाड, ये जो बैठक हुई है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है आप वही समझें, और वहीं से आपके सामने प्रश्न देखने को मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझें कि क्वाड जो है इसमें 4 देश हैं। 4 देश के कौन कौन रहे? भारत के प्रधानमंत्री आप लोग जान ही रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, और अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, क्या नाम है? जो नहीं जानते हैं प्लीज नोट इट डाउन, जो बाइडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में गए ऐसे सिंपल से प्रश्न आ जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, चलो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, क्यों पूछ लिया गया एग्जाम में? क्योंकि क्वाड के चलते ये चर्चा में है, क्वाड के चलते ये चर्चा में है। और ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इनका नाम ध्यान रखेंगे, स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ये जापान के हैं। मेंशन कीजिएगा कि जापान के प्रधानमंत्री, 3 देशों के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पे ध्यान रखें, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा, ये इनके प्रधानमंत्री का नाम है। तो 4 देशों के ये पीएम, 3 देशों के पीएम और 1 देश के राष्ट्रपति, इन सबके बीच एक वर्चुअल यानी कॉन्फ्रेंस, एक बैठक हुई। और ये क्वाड की पहली बैठक है, इन्हीं 4 देशों को मिला के क्वाड के रूप में जाना जाता है। अगर एक सिंपल सा प्रश्न आ जाए आपके सामने कि क्वाड की हाल ही में पहली शिखर बैठक आयोजित हुई है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो पहला पॉइंट आपको पता हो जाना चाहिए भाई, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यही है। तो बचा कौन सा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है कि नहीं है? अच्छा, अब ये जो वार्ता हो रही है, ये जो पहली शिखर बैठक हुई, यहां पे आप लोग जानते हैं गाइस, हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। इसी को लेके कहीं ना कहीं ये टारगेटेड रहा मामला। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चाइना, जो चीन देश है, वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ करते जा रहा है। तो हालांकि इस मीटिंग में चाइना को लेके कोई बात नहीं हुई डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तो वही था कि अगर कोई हिंद महासागर का यूज कर रहा है तो वो स्वतंत्र है। और यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि विस्तारवादी नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे ये भी कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है ये एक मुक्त और खुला, यानी सभी के लिए समान अवसर के लिए ये प्रयोग में लाया जाए। हिंद महासागर की बात हो रही है, टारगेटेड किसके लिए है? हिंद महासागर। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? कब शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? कौन कौन से देश हैं, उनके कौन कौन से यहाँ पे प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया वो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आप लोग ध्यान, थर्ड पॉइंट ये हो गया, सॉरी 2 पॉइंट हो गए ना। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा हिंद महासागर, यानी किसको लेके ये वार्ता थी? तो हिंद महासागर को लेके ये वार्ता यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है जी, और भी कई सारी चीजों के ऊपर बात हुई है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी कभी भविष्य में और कोई रिपीट होती है तो हम लोगों को कैसे निपटना है, या जो अभी वर्तमान में चल रही है उससे संबंधित वैक्सीन वगैरह को लेके क्या, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात हुई है। वो हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है, इन चारों देशों के प्रतिनिधियों ने जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है इसके अंतर्गत, कि ये इसी वर्ष मतलब व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे। अभी तो फिलहाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, देखिए मैं जैसा कि ऑफलाइन बैचेज में भी बच्चों से यही कहता हूँ कि आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ध्यान रखें कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। पहले तो अपने माइंड सेट से ही हटा दीजिए, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है गाइस। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ता है बच्चा, आपको पढ़ना है बहुत कुछ। ठीक है जी, और यहीं से सिलेक्शन की राह तैयार हो जाती है, यहीं से सिलेक्शन की राह तैयार हो जाती है। अगर मैंने आपको कहा कि क्वाड से संबंधित 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं तो 3 ध्यान रखिए। अगर यहां से प्रश्न आया देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वाड से संबंधित 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट है, ये पहली शिखर बैठक में बात कर चुके हैं, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। ठीक है जी, अब जरा एक चीज समझिए,
कि सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सूचकांक है, देखिए कोई भी सूचकांक हम लोग पढ़ेंगे, 3 ही प्रश्न बनते हैं यहां से। जो भी सूचकांक है, कोई भी सूचकांक अगर आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न क्या बनेगा कि भाई जारीकर्ता कौन है, किसने जारी किया। दूसरा प्रश्न बनेगा कितने देशों को लेकर यह जारी किया गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि भैया प्रथम पे कौन था और अंतिम पे कौन था। और चौथा प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का क्या स्थान है, भारत की पोजीशन। कोई भी सूचकांक है तो यहां से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं। जारीकर्ता कौन रहा, कितने देशों को लेके ये जारी किया गया, उसके बाद ये जो सतत विकास लक्ष्य है, ये इसके आयाम क्या रहे, है ना, ये भी हम देख सकते हैं। 5वां पॉइंट कि किस आयाम को लेके ये यहाँ पे जारी किया गया है। ये तो 4 से 5 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ से एग्जाम में बार बार आते हैं। आप कोई भी एग्जाम या कोई भी सूचकांक देख लें, अगर एग्जाम में पूछा गया है तो इन्हीं 4-5 पॉइंट से प्रश्न देखने को आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेगमेंट में हमने तीसरा पॉइंट रखा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट कि जारीकर्ता कौन है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे सतत विकास समाधान नेटवर्क, पहला पॉइंट लिखेंगे सतत विकास समाधान नेटवर्क। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। एक तो ये है, और कौन है आप मेंशन करेंगे, बर्टल्समैन शिफ्टिंग बर्टल्समैन शिफ्टिंग, यानी ये दो, इन दोनों के द्वारा ये जारी किया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाना चाहिए कि जारीकर्ता कौन है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और दूसरा है बर्टल्समैन शिफ्टिंग, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। पहले प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो सतत विकास लक्ष्य जो सूचकांक है, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे 165, ठीक है जी। कितने देश हैं, 165 देशों को शामिल किया गया है। क्योंकि जब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या ऐसे आ जाए कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए स्कोरिंग प्रश्न हो जाते हैं गाइस, समझ रहे हैं। तो जो जान रहा है, जो चीजों को समझते हुए गया है, वो तो ले जाएगा नंबर। तो आपको भी अपना नंबर इसमें बना लेना है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसने जारी किया, कितने देश इसमें शामिल थे, ठीक है जी। अब बात करेंगे प्रथम और अंतिम पे कौन था, तो यहां पे ध्यान रखना है, प्रथम पे रहा फिनलैंड। प्रथम पे रहा कौन, फिनलैंड। मैंने इस आज के सेगमेंट में सूचकांक केवल एक ही पिक किया है, तो मैं चाहूंगा एक ही पे आपका फोकस रहे, है ना। ऐसा ना हो कि पूरी लिस्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में हौस पौश हो जाए और फिर याद रखना भारी हो जाए, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। टॉप नंबर पे कौन रहा, फिनलैंड, और सबसे आखिरी पे कौन रहा, तो उसका नाम लिख लेंगे। वैसे टॉप का ही अधिकांश परीक्षा में देखने को मिलता है, बट आप ध्यान रखें, अंतिम पे रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है जी। हमारे पास आंसर हो गया, 3 आंसर हो गए हमारे पास। और नेक्स्ट आप लोग जो ध्यान रखेंगे, इसमें भारत का क्या स्थान है ना, तो नोट कीजिएगा, इसमें 120वें नंबर पे भारत है। 165 देशों में 120वें नंबर पे रहा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अंतर्गत, तो लिखेंगे भारत का स्थान, भारत का स्थान रहा है 120, 120। बाकी देशों का हमें नहीं जानना, ठीक है जी। इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, अगर एक प्रश्न ऐसा आ जाए, वैसे ये प्रश्न बनना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कब जारी किया, है ना, तो ये मैं चाहूंगा कि डेट पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 14 जून 2021 को ये जारी किया गया है।
14 जून 2021। बट मैं फिर भी कहूँगा डेट को लेकर तनाव नहीं लीजिएगा, है ना। इस तरीके की डेट यहाँ पे देखने को नहीं आती हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब जो आयाम है, जरा एक चीज समझिए, एक लास्ट पॉइंट और बच गया है आपका, आयाम। तो आयाम के संदर्भ में मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी सूचकांक है, हर सूचकांक के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूंगा एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि 17th यानी 17 वैश्विक लक्ष्यों को यहाँ पे निर्धारित किया गया, जिसके आधार पे इनको रैंकिंग दी गई है। तो क्या है? 17 वैश्विक लक्ष्य या लक्ष्यों के आधार पर, 17 वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है जी। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि ये 5 पॉइंट आप लोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि भैया जारीकर्ता कौन है। तो आपको पता लग गया है, सतत विकास समाधान नेटवर्क या बोल्ट्जमैन शिफ्टिंग, ये जारी करता है। कितने देश शामिल हैं? 165 देश शामिल हैं। प्रथम कौन रहा? फिनलैंड। अंतिम कौन रहा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। भारत का स्थान क्या है? 120। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि आयाम क्या रहा, तो 17 वैश्विक लक्ष्यों को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है जी, 17 वैश्विक लक्ष्यों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं बहुत संक्षेप में हम लोग चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, और अगर यहां से प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मोदी जी को तो आप पहचान रहे हैं, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है शेख हसीना। ठीक है जी, क्या नाम है? शेख हसीना। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना। पहला नाम आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज समझिए, ये मैंने पॉइंट क्यों लिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में समझें। जब से लॉकडाउन लगा गाइस, जब से कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, मैंने क्या बोला? जब से कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, तब से लेके अब तक पहली यात्रा रही है मोदी जी की बांग्लादेश की। ठीक है जी, पहली यात्रा रही है। और अपनी इस पहली यात्रा में इन्होंने 2 दिन की यात्रा की, 26 और 27 मार्च को ये गए। 26 से 27 मार्च 2021, 2 दिन की इनकी ये पहली विदेश यात्रा थी। पहली विदेश यात्रा, है ना। आप कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद, जब से कोरोना का मामला चल रहा है, तो कोरोना संक्रमण के बाद मोदी जी की पहली यात्रा कहाँ की रही है? बांग्लादेश की रही है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अच्छा, बांग्लादेश की क्यों रही, क्यों इनको इनवाइट किया गया है? तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष, 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, आयोजित कार्यक्रम में 2 दिन की यात्रा की किन्होंने? मोदी जी ने। तो बांग्लादेश की क्योंकि उनकी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो गए गाइस, किसके? बांग्लादेश के। ठीक है जी। और ये 2 दिन की जो यात्रा है, 26 से 27 मार्च, ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है ना, कि कौन से जहाज से गए थे मोदी जी? ध्यान रखिएगा, तो नोट कर लीजिएगा, बोइंग 777, बोइंग 777 विमान, याद रखना आसान रहेगा। बोइंग 777 विमान से इन्होंने यात्रा की है। मैंने आपको कहा रटना नहीं है, चीजों को नोट करते चलिए, एक दो बार देखे रहिए, एक दो बार देखे रहिए, एग्जाम में दिखेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा, है कि नहीं है? तो बोइंग 777 इस विमान से ये गए हैं, और जहां पे ये प्रधानमंत्री शेख हसीना से इनकी मुलाकात हुई है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि
यहाँ पे एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया है। उस म्यूजियम का नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, बंगबंधु बापू म्यूजियम। बंगबंधु बापू म्यूजियम, ठीक है। यानी इस अवसर पे जिस समय इनका ट्रेवल हुआ है, यहाँ पे बंगबंधु बापू म्यूजियम, इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं उद्घाटन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो शेख हसीना जी हैं, इनके पिता का नाम है मुजीबुर रहमान। इनके पिता का नाम क्या है? मुजीब उर रहमान। इनके पिता हैं मुजीब उर रहमान, ठीक है। इनको 2020 का, ध्यान दीजिएगा, इनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। मोदी जी ने ये पुरस्कार शेख हसीना और उनकी जो दूसरी बेटी हैं शेख रेहाना, उनको कहीं ना कहीं भेंट किया है। गांधी शांति पुरस्कार मुजीबुर रहमान 2020 का, ये किनको दिया है? मोदी जी ने शेख हसीना को दिया है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई कि भाई ट्रैवल क्यों हुआ, क्योंकि 50 वर्ष स्वतंत्रता के हो गए थे। किस विमान से गए? बोइंग 777। किसी म्यूजियम का उद्घाटन किया? बिल्कुल किया है, बंगबंधु म्यूजियम। और जो गांधी शांति पुरस्कार है वो इनके जो पिता को मिला था, पिता के नाम का जो था वो शेख हसीना और उनकी एक बेटी है, उनको शेख रेहाना, उनको भी दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब बांग्लादेश से संबंधित समझिए। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग दो नदियों के नाम ध्यान रखेंगे, है ना। दो नदियां और ट्रेन, यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट, नदियां, है ना। तो पहली नदी का नाम ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी। नाम सुना है? पहली नदी का नाम ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी, ठीक है। देखिए, तीस्ता नदी की अगर बात करें तो 2011 से, वर्ष 2011 से तीस्ता नदी, ये जो जल समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच, कब हुआ है? पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, 2011 में तीस्ता नदी जल समझौता 2011, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न मान लो ये आ गया कि तीस्ता नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच कब हुआ? 2010, 2011, 2013, 14, जो भी है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन थोड़े ना है, ये तो पुराना पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये चर्चा में चल रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो अब इस तीस्ता नदी को लेके यही चीज बातचीत हुई है कि इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, समझौते को बनाए रखेंगे, इस पे जो भी सुचारू रूप से प्रक्रियाएं होनी है वो होती रहेंगी। तो तीस्ता नदी जल समझौता आप लोग ध्यान रखेंगे 2011 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है जी, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नदी का नाम जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है फैनी नदी। क्या नाम है गाइस? फैनी नदी, ठीक है जी। अब फैनी नदी, ये जो जल समझौता है ये भी 2011 में हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी 2011 में, यानी फैनी नदी जल समझौता ये भी 2011 का ध्यान रखेंगे। इसमें यही कहा गया कि भाई 2011 के संदर्भ में कि बांग्लादेश, मतलब बेसिकली बांग्लादेश ने अनुरोध किया कि जो फैनी नदी जल समझौता है इसको भारत के द्वारा आगे लेके चला जाए, ठीक है। और भी कई सारी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहीं, इसके संदर्भ में हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे भारत के द्वारा दो नदियां आप लोग ध्यान रखेंगे, फैनी नदी और तीस्ता नदी, ठीक है। भारत के द्वारा बांग्लादेश को कुछ गिफ्ट भी दिए गए हैं, तो आप लोग वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 109 109 एम्बुलेंस, 109 एम्बुलेंस और कोविड-19 जो वैक्सीन है, जो कोविड की जो वैक्सीन है, इनकी डोज की बात की गई है 12 लाख डोज,
12 लाख खुराक कह सकते हैं आप। तो 12 लाख खुराक कोविड वैक्सीन की और 109 एम्बुलेंस ये देने की यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की गई है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और एक प्रश्न ये देखने को आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम ध्यान रख लेंगे कि चट्टोग्राम व सिलहट, चट्टोग्राम व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ है आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश। ठीक है जी, यहाँ पे यही कहा गया है कि अब जो पूर्वोत्तर देश यानी पूर्वोत्तर भारत के जो देश हैं, सॉरी जो राज्य हैं, वो इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चट्टोग्राम व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बांग्लादेश में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये जो 5 समझौते जो ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं, ये किस किस क्षेत्र से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, एनसीसी है ना, स्पोर्ट्स, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ट्रेड रेमेडियन मेजर्स, ट्रेड रेमेडियन मेजर्स। ठीक है, इन सब से संबंधित बेसिकली ये समझौते हुए हैं। तो 5 ये काउंटिंग ध्यान रखेंगे, 5 समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेन के संदर्भ में आप लोगों को मैं चाहूंगा कि ट्रेन में बेसिकली अभी जो चर्चा में है वो तो हमें जाननी है, उसके संदर्भ में और कौन सी ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में जो हमें ध्यान रखनी है, वो भी हम लोगों को जानना है। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं आपको और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो भी आपने देखा फैनी नदी कब हुआ, 2011। फैनी नदी जल समझौता, फैनी नदी का संबंध कहाँ से है, तो भारत और बांग्लादेश से है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो फैनी नदी है ये प्रवाहित कहाँ कहाँ होती है, जरा इसके बारे में ध्यान रखें कि फैनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश, ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर, त्रिपुरा और बांग्लादेश की मतलब भारतीय सीमा के बीच में ये प्रवाहित होती है ना। और त्रिपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पे एक जिला है सबरूम जिला, ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा का एक जिला है सबरूम जिला। ठीक है, और बांग्लादेश का एक जिला है रामगढ़, यानी त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से बेसिकली ये जोड़ता है। यहाँ पे मैंने ये 2 क्षेत्र क्यों बताए हैं, त्रिपुरा बांग्लादेश, क्योंकि सबरूम जिला और रामगढ़ यहाँ पे एक सेतु बनाया जा रहा है, एक सेतु है जिसका नाम है मैत्री सेतु। क्या नाम है, मैत्री सेतु ये बनाया गया है, जो इसको जोड़ेगा, किसको, सबरूम जिले को रामगढ़ से जोड़ेगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है जी, प्रश्न कितना भी डेप्थ में चला जाए, किन देशों के मध्य है, तो भारत बांग्लादेश, किन राज्यों के मध्य है, तो त्रिपुरा के सबरूम जिला और बांग्लादेश का रामगढ़। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसी के ऊपर हम लोग बात करें, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एक ट्रेन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है, मिताली एक्सप्रेस। आगे बढ़ने से पहले मैं यही आपसे डिस्कस करूंगा गाइस कि देखिए अभी आगे और क्या क्या चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है, अभी इसको तनाव नहीं लीजिए। 5 पॉइंट मैंने रखे हैं पहले दिन की क्लास में, बस इन्हीं को आपको निचोड़ देना है कि अगर यहां से प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो आपका आंसर गलत नहीं होगा।
ठीक है जी। सबसे पहले बात करें कि जो मिताली एक्सप्रेस है, मैंने आपको बताया 26 से 27 मार्च, यानी इन 2 दिन ये ट्रेवल रहा मोदी जी का, है ना। और 27 मार्च को ये मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की यहाँ पे कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है। तो ये कहाँ कहाँ चलेगी, इसमें मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत और बांग्लादेश के मध्य। पहला सिंपल सा प्रश्न, मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के मध्य चलेगी, भारत और बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, भारत में कहां, तो असम के, लिखेंगे असम के न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, असम के न्यू जलपाईगुड़ी। और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका। ठीक है जी, इन 2 देशों के मध्य, इन 2 क्षेत्रों के मध्य ये ट्रेन चलेगी। कौन सी ट्रेन चलेगी, मिताली एक्सप्रेस। कब शुरू की गई है, 27 मार्च 2021। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन की अगर सीरीज की बात करें तो ये तीसरी ट्रेन है, तो ये तीसरी ट्रेन है। ये तो चर्चा में है, क्यों, क्योंकि 27 मार्च को ही इसकी शुरुआत कर दी गई है, असम के न्यू जलपाईगुड़ी से लेके बांग्लादेश के ढाका तक। बाकी की 2 कौन सी हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लिखेंगे पहली ट्रेन, एक है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है जी, कोलकाता से लेके ढाका तक चलती है, कोलकाता से लेके ढाका तक चलती है। दूसरी ट्रेन का नाम बंधन एक्सप्रेस, क्या नाम है, बंधन एक्सप्रेस। ये कोलकाता से खुलना तक चलती है, कोलकाता से खुलना, यानी बांग्लादेश में खुलना एक जगह है जहां तक ये चलती है। क्लियर है जी। तो ट्रेन के संदर्भ में आप लोग ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, इतने सारे डायमेंशन जो आपको पता होने चाहिए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को कवर करते हुए चल रहा है। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बांग्लादेश यात्रा हो रही है, क्यों हो रही है, 50 वर्ष पूरे हो गए स्वतंत्रता के, बांग्लादेश के कौन से जहाज से गए, बोइंग 777। और बंग बंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, बांग्लादेश में। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार रहा, वो कहीं ना कहीं शेख हसीना और उनकी जो दूसरी बेटी हैं उनको दे दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद बात करें कि 3 ट्रेनों के मैंने बारे में आपको बताया है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपका मिताली एक्सप्रेस जो कि अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलेगी, असम के न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक। 2 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, टोटल मिला के 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के मध्य चल रही हैं, जिसमें से एक मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका, बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलना। ठीक है, आप लोग ये भी जान पाए नदियों के बारे में, तीस्ता, फैनी नदी, और इसी फैनी नदी पे मैत्री सेतु बनाया जा रहा है जो सबरूम जिले को रामगढ़ से जोड़ेगा। और 109 एम्बुलेंस, कोविड-19 की 12 लाख खुराक बांग्लादेश को भेंट में दी गई, आप कह सकते हैं। और चट्टोग्राम व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में, ये आपको ध्यान रखना है, 5 समझौतों पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इतने पॉइंट सफिशिएंट है, अगर यहां से कोई प्रश्न बनता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूं साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, और जो बच्चे क्लास बाद में देखेंगे, है ना, स्टार्टिंग से समझते हुए प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा अपने, एक कॉपी अलग से करंट अफेयर की। और क्लास आपको समझ में आ रही है, जो भी आप मुझे फीडबैक देना चाहें, जो भी आपको लगे कि हाँ सर ये बढ़िया है, जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपके प्रश्न बने, जो हो सकता है आपके कुछ और प्रश्न निकले जो मैं नहीं कवर कर पाया, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके हम लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है गाइस। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दिया गया है, अब जरा इसके बारे में समझिए, है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने क्या काम किया है जिसके चलते इसको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इन्होंने क्या काम किया गया, इसकी बाघों की संख्या को 2 गुना कर दिया है। बेसिकली टारगेट दिया गया इनको कि आपको कम से कम 10 वर्षों के अंतर्गत, यानी 10 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया कि 10 वर्षों के अंतर्गत आपको बाघों की संख्या को 2 गुना करना है, और ये कारनामा कर दिखाया 4 वर्षों में। ठीक है जी।
4 वर्षों में, आप मेंशन कीजिएगा इस पॉइंट को कि उत्तर प्रदेश वन विभाग, लिखेंगे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या 2 गुना करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 2 गुना कर दिया है किसने? उत्तर प्रदेश वन विभाग, इनको ये दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। क्लियर है जी? आपकी जानकारी के लिए 2018 में, वर्ष 2014 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाघों की संख्या थी 25, यानी 25 बाघ थे, और 2018 में ये बढ़ के हो गए 65। ठीक है जी, तो दुगने से थोड़ा ज़्यादा ही किया है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए कि अब ये पुरस्कार मिला कब है, हालांकि डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी ये नवंबर 2020 में दिया गया है, नवंबर 2020 में दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये प्रश्न क्यों बनेगा, एक तो पॉइंट जरा ये समझिए कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार टाइगर रिजर्व के संदर्भ में भारत ये पहला देश है जो ये पुरस्कार जीतने वाला बन गया है। यानी अगर हम लोग बात करें कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये जितने भी बाघ रेंज वाले जो देश हैं जिनके पास बाघों की संख्या है, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, कंबोडिया और भी कई सारे देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, है ना। तो यानी इन सभी देशों में पुरस्कार जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये जीतने वाला पहला देश बन गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो इसके संदर्भ में ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो गाइस आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये आपकी जानकारी के लिए कुछ अपकमिंग कोर्सेज रहेंगे जहाँ पे इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। जैसे कई छात्र हैं जो केवल सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी या जहाँ पे भी हिंदी विषय पूछा जा रहा है, तो वो व्यवस्था भी अवेलेबल है। मैथमेटिक्स का सेपरेट कोर्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। रीजनिंग अलग से करना चाहते हैं वो भी है, और जीएस के सेगमेंट के लिए ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबल है। और इसके लिए आप लोग गेट सिलेक्शन एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित आप लोग इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आप लोग सेगमेंट लेना चाहते हैं या जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है, तो उसमें आप लोग मेंशन कीजिएगा। आप लिखेंगे, अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं टारगेट एग्जाम, सपोज आपका यूपीएसआई है, तो आप मेंशन करेंगे टारगेट एग्जाम यूपीएसआई। आपको फीस से संबंधित सारी डिटेल बता दी जाएंगी, है ना। कंप्लीट बैच की फीस अलग है, इंडिविजुअल कोर्स की फीस अलग है गाइस। ठीक है, और जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर जिनका विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जिनका विषय भूगोल वैकल्पिक विषय है, चाहे वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, और बहुत ही नॉमिनल फीस में रखा गया है। यहाँ पे मेन टारगेट है कि आप लोगों के पास ये सामग्री, अच्छे स्तर की सामग्री आपके पास पहुँचे, और कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आता रहे। और वो आएगा कैसे? जब आप लोग बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी क्लासेस हम लोग लेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। और क्लास आपको अगर लग रहा है कि सही समझ में आ गई है, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, गेट सिलेक्शन, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और नहीं मिल पाया इन केस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बेनिफिट यही रहेगा, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग वीडियोस और पीडीएफ, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब पढ़ाई होगी ऐप पर, चाहे सामान्य अध्ययन हो चाहे और भी कोई विषय हो, तो आप
गेट सिलेक्शन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और सुबह 7 बजे फिर रेडी रहिएगा, कुछ नए 5, 6, 7 पॉइंटों के साथ हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, धैर्य के साथ तैयारी करते हुए चलिएगा, ऐसा ना हो कि आज ही सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो वो नहीं हो सकता। थोड़ा धैर्य रखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक ही विषय नहीं है आप लोगों के पास, है ना, बाकी सब्जेक्ट भी हैं। तो आप प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं, उसको आप लोग फिनिश करते हुए चलें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।